तो स्वागत है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिवीजन सीरीज थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। ओवरऑल ये 10th वीडियो है इस पूरे सीरीज का और एक क्लाइमेट चेंज का पार्ट 1 है। होपफुली पार्ट 1 में सारा कुछ हो जाएगा। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आप आराम से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको है ना टेंशन अपना बनाए रखना है थ्रू आउट द लेक्चर। फ्रॉम 1 to 26 मार्क करना है अपनी कॉपी में, 3 कॉलम बनाने हैं और क्रेडिट सिस्टम का ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। सो बोल रहा है कि कंसीडर दी फॉलोइंग्स, कि इन चारों में इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम HFCs बोलते हैं ना, HFC यूज किया जाता है इन सब में, है ना। बताना है आपको कि इनमें से किसको किसको बनाने में HFCs का यूज किया जाता है। तो देखो, एरोसॉल जो होता है में भी होता है, फोम एजेंट्स में भी होता है, फायर रिटार्डेंट्स और लुब्रिकेंट्स। कैसे पता, बस ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो ये चारों के चारों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ और फैक्ट्स के लिए कि HFCs are entirely man-made and they are primarily produced for use in refrigeration, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेटिंग फोम और एरोसॉल प्रोपेलेंट्स। ओके, तो इन सबको ध्यान में रखना आप। विथ माइनर यूजेज एज सॉल्वेंट्स एंड फॉर फायर प्रोटेक्शन। ऑप्शन चौथा सही है क्या, कि HFC टाइप हाइड्रोलिक फ्लूइड्स आर वाटर ग्लाइकॉल हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, दे कंटेन अराउंड 40 से 45% वाटर। ठीक, ओके, एक मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी। बोला कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा क्या सही है। वह पहला बोला कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये देखिए बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता हूँ वैसे ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, सच दैट आपका टाइम बचे, राइट। दैट्स वाई जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है पूरा आपको पॉज करना है वीडियो को, अपना आंसर लिखना है सेकंड कॉलम में, फिर वीडियो को स्टार्ट करना है। जैसे ही मैं एक्सप्लेन कर दूं या फिर एक्सप्लेनेशन हो जाए तो आपको अपने अप्रोच में टिक करना है, गलत हुआ या सही हुआ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना। चलो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ना कार्बन मार्केट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल निकल के आ रहा। अब कार्बन मार्केट क्या होता है कि ये समझो सिंपली आपको एक टारगेट मिल गया 10 यूनिट का, कि 10 यूनिट तक आप क्या कर सकते हो, इमिट कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। आपने 8 ही यूनिट इमिट किया तो क्या हुआ कि आपको 2 यूनिट मिल गया, है ना। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट आपने खर्च नहीं किए, इसलिए 2 यूनिट बच गया और इसको आप चाहो तो बेच सकते हो, राइट। तो इसी को कहते हैं कार्बन मार्केट। ये मैंने एकदम बेसिक लेवल पे बताया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं। बोला कि कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा। दैट्स वाई ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दिस स्टेटमेंट स्टेट दैट कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट, ये तो पता ही है आपको, है ना, बता ही दिया मैंने। दूसरा वाला देख लेते हैं कि कार्बन मार्केट्स आर अ मैकेनिज्म डिजाइन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन। They create a market for buying and selling carbon credits, which represents the right to emit a certain amount of greenhouse gases. जैसा कि अपन ऊपर डिस्कस किया कि 10 यूनिट ऐसा। In carbon markets, companies or entities that emit fewer greenhouse gases than their allotted limit can sell their excess credit to those who exceed their limit. मतलब सबको मान लो 10 यूनिट अलाउड था, लेकिन किसी ने 8 किया और किसी ने 12 यूनिट कर दिया। तब जो 12 यूनिट किया उसने 2 यूनिट एक्सेस में कर दिया। दैट्स वाई उसको 2 यूनिट कहीं से खरीदना पड़ेगा, और जिसने केवल 8 ही किया उसके पास 2 एक्स्ट्रा बच गई तो उसको बेचना पड़ेगा। वो अपना बेच सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये खरीदा और बेची जा सकती है, राइट। नेक्स्ट है कि दिस अलाउज फॉर अ मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इमिशन रिडक्शन एफर्ट्स, while carbon markets involve financial transaction and can transfer resources from the private sector to the state. Instead, they facilitate the exchange of emission alliance between entities, which can include both private and public entities. And statement 2 is the correct explanation of the statement 1 as well. ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो ये 3 एक्टिविटीज है। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेंसिंग। आपको पता है कि कार्बन को कैप्चर करके सिक्वेंस किया जाता है ना, जिससे हम क्लाइमेट चेंज से, है ना, लड़ सकते हैं, ग्रीन हाउस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखते हैं।
पहला है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। तो देखो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब बसाल्ट रॉक है ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है फार्मलैंड पे फैला देते हैं, तो वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, है ना, और कैल्शियम के कार्बोनेट बना के स्टोर करता है ना। तो पहला तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा, इंक्रीजिंग द एल्कैलिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम। तो ये भी बिल्कुल सही है। सेम वे में जैसे मैंने बताया, लाइम लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेंस हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तीसरा, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्री एंड पंपिंग इनटू अबंडेंट सब टेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। ये तो बिल्कुल सही है, जैसा कि ऊपर दोनों कर रहे थे, ये तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि उस फॉर्म में हम स्टोर करेंगे। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो अपन ने जो डिस्कस किया वही है मोस्टली, है ना, तो इसलिए हम इस पे टाइम नहीं लगा रहे हैं। आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ एबव आर करेक्ट। ठीक, पहला नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग विथ रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। बिल्कुल सही। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन आपको मालूम है ना क्या होता है? देखो, वाटर जो होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है। यहाँ से जो हाइड्रोजन हमें मिलता है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को क्रिएट करने में कोई भी ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं हुआ, राइट। चलो, पहला बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है इंटरनल कंबशन में। दूसरा, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन द व्हीकल। ये भी ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें कुछ फैक्ट्स मिलेगा, वो भी जानना जरूरी है। मैंने आपको समझाया कि देखो, आंसर तक पहुंचना एक बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि अरे अरे ये तो मेरे को आता ही था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है, और वो सारे के सारे फैक्ट्स बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मददगार होते हैं। ओके, तो देखो, बोला कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि बोथ हाइड्रोजन इंटरनल मतलब हाइड्रोजन इंजन बर्न हाइड्रोजन इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, इन जस्ट सेम वे एज गैसोलीन इज यूज इन एन इंजन। अगला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड द रिजल्टिंग ब्लेंड्स कैन बी यूज टू जनरेट हीट और पावर। ओके, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर पावर्ड बाई हाइड्रोजन। दे आर मोर एफिशिएंट देन conventional internal combustion engine vehicle and produce no harmful they only emit vehicles, है ना। अभी देखा हमने ना, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, FCEV का मतलब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ फ्यूल सेल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। आई होप यहां तक भी आपको क्लियर। नेक्स्ट, so the next question is, which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर तो है लेक फैगुबिन। लेकिन इसका हम क्या करेंगे, लोकेशन देखेंगे चारों के चारों का। क्यों? क्योंकि अगर यूपीएससी ने कुछ ना कुछ ऑप्शन बना के दिया तो इसलिए उनको देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सब के सब कहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो एक बार क्या करते हैं, मैप पे देख लेते हैं, ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, लेक विक्टोरिया पहले देखते हैं किधर है। तो ये देखो, लेक विक्टोरिया के लिए मैप ओपन कर लेते हैं। तो आई होप ये लेक विक्टोरिया आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। एक किस कंट्री में है पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखो, तीन कंट्री दिख रहा होगा आपको, तंजानिया, उगांडा और ये जो कंट्री है केन्या है। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया यहाँ पे लाई करता है। ओके, यहाँ पे क्या क्या है, उगांडा, तंजानिया और केन्या, तीनों के बॉर्डर पे। ठीक, अगला देखते हैं क्या नाम है, फैगुबिन पहले देख लेते हैं। लेक फैगुबिन, लेक फैगुबिन, फैगुबिन, फैगुबिन। ठीक है, स्पेलिंग। अब इसको मैप पे देखते हैं। ओके, किधर है, किधर है, हाँ इधर है।
ये आप देख सकते हो फैगुबिन है किस कंट्री में है, माली में। माली में है, वेस्ट अफ्रीका में, आप देख सकते हो लेक फैगुबिन का लोकेशन। अगला है ओगुटा और उल्टा। सेम वे में आप करोगे ओगुटा और उल्टा के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारे के सारे करने लगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा और सब लोग है ना देखते ही भाग जाओगे इसको, है कि नहीं? तो इसलिए क्या है कि आप एक बार इन दोनों को गूगल कर लेना, थोड़ा सा एफर्ट आपका भी लगेगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ओके, चल इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लेक फागुविन इन नॉर्दर्न माली, अभी हमने देखा है ना, इन अफ्रीका स्टार्टेड टू डिसअपियर आफ्टर कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉट्स इन द 1970s. Over several years, drought in the 1970s dried up the lake. The lake was one of the largest in West Africa, used to be fed by annual flooding from the Niger River. The lake Fagubin system, four interlinked lake west of the टिम्बुकुटू। चलो अभी आप इसको देख लेना, बहुत ज्यादा फैक्ट हो रहा है तो इसलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कि लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड radiation emanating from the Earth's surface and thus causing वार्मिंग इफेक्ट। अब अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा ठीक ही है सर, है ना, सिंपल से स्टेटमेंट है, दोनों सही है। तो लेकिन दोनों को दोनों इसने क्या किया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे हाई क्लाउड की जगह लो क्लाउड, लो की जगह हाई कर दिया, राइट। तो इसलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक, नाइदर वन नॉट टू। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि whether a given cloud will hit or cool the surface depends on several factors, including cloud's altitude, its size, and makeup of the particle that form the cloud। मतलब जो क्लाउड बना है किस पार्टिकल, कैसे पार्टिकल का बना है वो भी मैटर करता है। पहला इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि लो थिक क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कौन से? लो थिक क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं और सरफेस, अर्थ के सरफेस को कूल डाउन करते हैं। वहीं पे हाई और थिन क्लाउड्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, और सेम टाइम पे दे ट्रैप सम ऑफ द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ एंड रेडिएट इट बैक डाउनवर्ड, देयरबाय वार्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैंने बताया ना, हाई को लो और लो को हाई करके कंफ्यूज कर दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एकदम आसान सा क्वेश्चन कि व्हाट इज अ ब्लू कार्बन। तो कार्बन कैप्चर बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, बिल्कुल यही हो गया हमारा आंसर। बाकी देख लेते हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि गलत है। तो पहला ही आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया, मतलब पहला ही ऑप्शन। ठीक, नॉर्मल चीज है कि ब्लू कार्बन रिफर टू द कोस्टल एक्वेटिक एंड मरीन कार्बन सिंक्स हेल्ड बाय वेजिटेशन, मरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स। The coastal ecosystem of mangroves, tidal marshes, and seagrass meadows contain large stores of carbon deposited by vegetation and various natural processes over centuries, है ना। These ecosystems sequester and store more carbon, often referred to as blue carbon। इनको क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन पर यूनिट एरिया देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। जितना टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट में होता है उससे कई गुना ज्यादा कहाँ पे होता है? इन सब इकोसिस्टम में होता है ना। अगला, द एबिलिटी ऑफ दीज vegetated ecosystem to remove carbon dioxide from the atmosphere makes them significant net carbon sink, and they are now being recognized for their role in mitigating climate change. Next, which one of the following statement is best describe the term social cost of carbon? It is a measure in monetary value of the, चारों में से कौन सा? लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई अ टन ऑफ CO2 emission in a given year, बिल्कुल ठीक है। ओके, अगला, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स रीजन, नहीं। एफर्ट पुट इन बाई अ क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द, नहीं, ये तो कार्बन फुटप्रिंट हो गया, नाम भी बोल रहा है कार्बन फुटप्रिंट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही। आई होप कि आपको क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन is usually estimated as the net present value of climate change impacts over the next 100 years or longer of one additional ton of carbon emitted to the atmosphere today. It is the marginal global damage cost of carbon emission. The social cost of carbon is the central concept for the inclusion of the climate change damages in the cost benefit analysis of public policy and public investments. It measures the present value in monetary terms of the damages incurred when an additional ton of carbon or any other greenhouse gas is released into the atmosphere.
अभी आई होप कि अभी आपको सोशल कॉस्ट क्या है कार्बन का वो आपको पता चला होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक इन द इंजेक्शन ऑफ द सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहला ऑप्शन जो बोल रहा आर्टिफिशियल रेन और चौथा ऑप्शन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग के में, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। हम क्या करते हैं कि एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं क्लाउड थिनिंग टेक्निक, है ना। और इसमें हम सल्फेट एरोसोल को स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, इंजेक्ट करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होती है, वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Cirrus clouds are formed at the high altitude and trap the long wave radiation and reflect sunlight, है ना। Thinning cirrus clouds reduces their heat trapping capacity. In stratospheric aerosol injection, जिसको SAI बोलेंगे हम, SAI technique, reflective sulfate aerosol particles are injected into the stratosphere, which aids in reflecting most of the sunlight back into the space and creating a dimming effect and cooling the planet. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वो रिड्यूस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्लोबल वार्मिंग बोल लेते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजर। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है। पहला, इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेयर में। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू ना ना ना, कार्बन फर्टिलाइजेशन से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने क्या ही मतलब हुआ फिर करने का, है ना। अगला, इंक्रीज्ड एक्टिविटी एसिडिटी ऑफ ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। नहीं, एसिडिटी क्यों इंक्रीज करना। अगला, एडाप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ ना। पहला ही आंसर सही हो गया कि इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। देखो जितना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, तो उतना प्लांट ग्रोथ होगा, राइट। ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, जो वही बताया मैंने वही। इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो इंसानों के द्वारा होता है, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन को स्टोर करके कहाँ पे रख सकते हैं। पहला, एबंडेंट एंड अनइकोनॉमिकल कोल सीम्स कर सकते हैं। डिप्लीटेड ऑयल और गैस रिजर्वायर, बिल्कुल वहां भी रख सकते हैं। सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है। तो ये हो गया आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी देखा था हमने, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कार्बन कार्बन कैप्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट, सॉइल, जियोलॉजिक फॉर्मेशन एंड द ओशियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला व्हाट इज द Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज। अब एक बात बताओ मेरे को, सबको पता है 1992 में क्या हुआ था, है ना। सारे के सारे देश मिले थे, है ना। कहाँ पे मिले थे ये भी बताना, और उसका क्या नाम था ये भी बताना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके। तो Rio+20 क्या हो गया बताओ। इसमें +20 करो तो 2012 आ गया। तो 2012 कहीं पे दिख रहा है क्या। उसका नाम है इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। यही हो गया पहला आंसर। 2012 में हुआ था, कहाँ पे, रियो में। ओके, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और Rio+20 टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील ऑन 20। इतना इतना जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं कि इट रिजल्टेड इन द फोकस पॉलिटिकल आउटकम डॉक्यूमेंट विच कंटेंट क्लियर एंड प्रैक्टिकल मेजर फॉर इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन रियो, मेंबर स्टेट डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रोसेस टू डेवलप अ सीट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आज हम जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं ना, वो यहाँ पे बने थे। विच विल build upon the Millennium Development Goals and converge with the post 2015 डिप्लोमेंट डेवलपमेंट एजेंडा। आपको सभी को पता है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे हमारे 2015 तक थे, उसके बाद के लिए 2030 तक के लिए हमने 17 SDGs, है ना, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances, है ना। तो चारों में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो ऐसे क्या है
ओजोन डिप्लीजिंग सब्सटेंसेस है ना, उसको फेज आउट करना है, मतलब कम करना है। कहाँ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और कब डेट था 1987 में। ठीक, चलो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द नियरली 100 मैन मेड केमिकल्स रिफर्ड टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। उसको क्या बोला हमने? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसी में आता है आगे चल के नगोया प्रोटोकॉल, जो ये बोलता है एचएफसी जो होती है, एचएफसी वो क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस तो नहीं, लेकिन वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, दैट्स वाई उसको भी रिड्यूस किया जाए, है ना। एक कब हुआ था ये बताओ, आप डेट बताओ। Okay, the protocol is to date the only UN treaty over that has been ratified every country on earth, all 198 UN member state ने, है ना। तो सारे के सारे कंट्री ने इसको रेटिफाई किया। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टिप ध्यान में रखना है कि व्हेन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस डैमेज द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर, Earth's protective shield that protects human and the environment from harmful level of ultraviolet radiation from the sun। ठीक, कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन? ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The scientific view is that the increase in the global temperature should not exceed 2 डिग्री। ठीक है। एंड प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से ज्यादा नहीं इंक्रीज होना चाहिए। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 3 डिग्री above the pre-industrial level, what can be its possible impacts on the world? क्या क्या होगा? 4 में से बताओ। पहला, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड अ नेट कार्बन सोर्स, बिल्कुल हो जाएगा। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, एकदम। ऑल दी ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर। ऑल दी ग्लोबल वेटलैंड, इस पॉइंट पे ध्यान देना आप, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो गया, है ना। इस सारे के सारे वेटलैंड डिसअपियर हो जाएंगे, नहीं, कहीं ना कहीं तो बचेगा, है ना। तो इसलिए तीसरा गलत। कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। एनीवेयर का मतलब क्या हुआ कि लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे फिर बिना खाए पिए, है ना। तो ये चौथा भी बहुत एक्सट्रीम हो गया। तीसरा भी, चौथा भी नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता। बच्चा पहला दूसरा ऑप्शन भी हो गया करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, नॉर्मल चीज है ना। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पूरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC, सॉरी ऊपर HFC, हाँ CFC, नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, बिल्कुल। ट्यूबलेस टायर नहीं। प्रेशरिंग एजेंट इन एरोसोल, अभी ऊपर तो देखा था हमने ना, एरोसोल में भी एकदम होता है। तो चौथा तो होगा, एक चौथा होगा, मतलब पहला नहीं होगा। अब अगला क्या है? तीसरा, इन क्लिनसिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो पहला, तीसरा, चौथा हो गया आंसर, ऑप्शन सी हो गया। अब बात अधिक सर आपको कैसे पता? तो देखो, इसको पढ़ना पड़ता है, याद में रखना पड़ता है ना, और क्या ही कर सकते हैं, इसका कोई ट्रिक वगैरह तो है नहीं। अब देखो, CFCs आर नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमर केमिकल कंटेनिंग एटम्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जैसे कि नाम है CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, है ना। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरसोल स्प्रेज, ब्लोइंग एजेंट फॉर फोम एंड पैकेजिंग मटेरियल, एज सॉल्वेंट्स एंड एज रेफ्रिजरेंट्स। CFCs आर नॉट यूज इन ट्यूबलेस टायर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोला, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, नहीं। अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, नहीं। ऑल द सोलर रेडिएशन ना, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है ना। तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट, कि अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं बल्कि इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है। मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड री इमिट इट, है ना, एब्जॉर्ब करके, है ना, री इमिट करते हैं। तो द री इमिटेड एनर्जी टेबल आउट इन ऑल डायरेक्शन एंड हीट अप द एटमॉस्फेयर। इन एडिशन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन स्टे इन एटमॉस्फेयर फॉर सेंचुरीज, है ना, 2-4 साल की बात नहीं हो रही, सेंचुरीज तक रह सकती है। दैट्स वाई ये क्या करती है, हमारे अर्थ को हीटअप करती है और ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? ठीक है, 2011 का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फियर टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ द CFCs ना, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इनफ्लो तो हो रहा है ना, लेकिन उसके अलावा बाकी क्या है वो देखना पड़ेगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है, एंड इनफ्लो ऑफ CFCs, बिल्कुल ठीक है, दूसरा सही लग रहा। तीसरा चौथा भी देख लेते हैं, उससे अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया तो। अब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट नहीं, प्रेजेंस ऑफ पोलर फ्रंट, तो यहीं पे गलत हो गया। इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन, नहीं, सब जगह ही हो रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो डी नहीं, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ और तथ्य के लिए, फैक्ट्स के लिए। तो बोला द वेरी लो विंटर टेम्परेचर इन द अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फीयर कॉज पोलर स्ट्रेटोफेरिक क्लाउड्स, जिसको हम पीएससीज बोलते हैं, टू फॉर्म। ठीक है, तो स्पेशल रिएक्शन दैट अकर ऑन पीएससीज कंबाइंड विद द रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फीयर एयर allow chlorine and bromine reaction to produce the ozone hole in the Antarctic springtime। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ओजोन से रिएक्ट करता है। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। Cl2O3 से रिएक्ट करता है तो O2 प्लस ClO बनाता है। ठीक है, अब ये ClO क्या करता है, फिर O3 से रिएक्ट करता है ना? नहीं, O3 से फिर Cl2 और रिएक्ट करता है। इस तरीके से क्या होता है कि क्लाउड ओजोन लेयर थिनिंग स्टार्ट होता है, मतलब जितना भी O3 है O2 में कन्वर्ट होता जाता है और वहां पे होल बनना स्टार्ट होता है। इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन मतलब CFC जो है बहुत ही नुकसानदेह है इसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटीज इन रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, लोअर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नहीं रहती, क्यों? इट्स escape into the outer stratosphere, नहीं, the photosynthesis by phytoplankton in the ocean, बिल्कुल सही बात है ना। तीसरा, द ट्रैप्ड ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप, ये भी गलत, तो दूसरा जो है बिल्कुल सही हो गया। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, इस वजह से बहुत कम हो जाता है। Much of the CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड produced by human does not stay in the atmosphere but is stored in the ocean or on land in plants and soil। अभी हमने ऊपर देखा था कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। Oceans are the largest carbon pool on the earth and it also serve as a buffer for climate change। Approximately 30% of CO2 produced by anthropogenic मतलब ह्यूमन के द्वारा इज एब्जॉर्ब बाई ओशियन, कितना 30% ओशियन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। नियर द सरफेस कार्बन इज फिक्स्ड बाई प्लांट लाइक फाइटोप्लैंक्टन विच आर ईटन बाई सी एनिमल्स, है ना, जैसे जो प्लैंक्टन्स। सम इवेंचुअली रेन डाउन एज वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया फीड ऑन दिस पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रोड्यूस CO2 which dissolve while the rest of the detritus end on the sea floor। Next question, due to their extensive rice cultivation, some regions may be contributing to global warming। To what possible regions are these attributed? पहला है द एनारोबिक कंडीशन एसोसिएटेड विद राइस कल्टीवेशन काजेज द इमिशन ऑफ मेथेन, बिल्कुल सही है ना, कि राइस कल्टीवेशन से बहुत सारा मेथेन है ना वो जनरेट होता है। दूसरा, when nitrogen based fertilizer are used, nitrous oxide is emitted from the cultivated soil। nitrous oxide, बिल्कुल nitrous oxide जो है बहुत सारे अमाउंट में निकलता है जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला दूसरा दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक, चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि द एनारोबिक कंडीशन इन राइस फील्ड क्रिएटेड बाय फ्लडिंग limit the availability of oxygen in the soil। In these oxygen deprived condition, anaerobic microbes decompose organic matter leading to the production of methane gas, ठीक, which is released into the atmosphere contributing to the global warming as a potent greenhouse gas। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपको, दूसरे पे आते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इन एन एग्रीकल्चर कैन लीड टू द emission of nitrous oxide and N2O, है ना, from cultivated soil। This occurred through a process called nitrification and denitrification। कैसे होता है अभी समझाता हूँ, don't worry। Where soil bacteria convert nitrogen compound from fertilizer into nitrous oxide। Nitrous oxide is a potent greenhouse gas that contributes to global warming and ozone depletion when released into the atmosphere। ध्यान रहे कि जो नाइट्रोजन है ना वो ना तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ना तो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो दोनों के दोनों काम करता है। ठीक है, अभी बनता कैसे वो देख लेते हैं प्रोसेस। समझो, आप कोई भी है ना फर्टिलाइजर लाया तो उसमें ऑब्वियस है अमोनिया तो रहेगा, है ना, NH4। क्या अमोनिया का फॉर्मूला वैसे NH3 होता है, लेकिन अगर वो रेडिकल के फॉर्म में देखा जाए आयंस के फॉर्म में तो NH4 प्लस होता है। ठीक, तो NH3 मान लेते हैं, अमोनियम अमोनियम इसको क्या बोलते हैं, NH4 प्लस को अमोनियम आयन। ओके, तो अमोनियम आयन जो है कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में NO2 में। अब नाइट्राइट जो है वो कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में। नाइट्रेट जो है यहाँ तक के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन जो है मतलब नाइट्रेट क्या होगा फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ना बैक्टीरिया ऑक्सीजन उन सब की हेल्प से।
अब ये नाइट्राइट जो है फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बना लेती है, ठीक, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन लेयर भी डिप्लीट करती है। तो यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड जो है फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से डेंजरस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, चार स्टेटमेंट है। ओला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मेथेन। अभी देखा राइस फील्ड तो बिल्कुल है, वेटलैंड्स भी बिल्कुल होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी जमा होता है। अभी ऊपर हमने देखा कि जब फ्लडिंग मतलब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो वहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए क्या होता है, एनारोबिक होता है। अभी ऊपर देखा हमने, तो पहला और चौथा तो बिल्कुल होगा, तो पहला और चौथा या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। बाद में देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल, बिल्कुल देखो डोमेस्टिक एनिमल है ना, जो खाने के बाद मुंह चलाते रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है ना, तो उससे क्या होता है, मेथेन गैस रिलीज होती है। तो तीसरा भी होगा, पहला तीसरा चौथा तो पक्का होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल हो जाएगा कि सारे के सारे ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा, कोल माइनिंग से भी मेथेन गैस रिलीज होती है, कम अमाउंट में ही लेकिन होती है। तो राइस फील्ड का तो पता है, कोल माइनिंग का देखते हैं कि मेथेन इज ऑफन रिलीज फ्रॉम कोल माइंस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस एज वेल एज फ्रॉम द कोल सीम्स। डोमेस्टिक एनिमल बता ही दिया, लाइव स्टॉक सच एज केटल, सीप एंड गोट्स प्रोड्यूस मेथेन ड्यूरिंग डाइजेशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एंटरिक फर्मेंटेशन। हाँ बिल्कुल, एंटरिक फर्मेंटेशन। चलो ये तो अंग्रेजी का वर्ड हो गया, हिंदी का बताना जरा, क्या बोलते हैं इसको, है ना, जो च्यू करती है, चाऊ चाऊ चाऊ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन। तो उसका एक वर्ड होता है, मेरे को मिल नहीं रहा, आप बताना जरा हिंदी में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में तो इंटरिक फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। वेटलैंड से भी बताया, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पानी इकट्ठा रहेगा, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और वहां पे मेथेन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द ग्रीन हाउस के रिगार्डिंग चारों में से कौन सा सही। तो देखो इतना लंबा पढ़ोगे, इससे डायरेक्ट मैं बता ही देता हूँ आपको आंसर, जल्दी से पढ़िए। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड radiation from the sun cannot enter into the greenhouse, while longer wavelength infrared radiation from the ground and the plant inside the can pass back out। नहीं, देखो क्या है, मैं बता देता हूँ सिंपल सी बात। देखो क्या होता है, इस सन से जो लो वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन आती है, तो क्या करती है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करके उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, और वो फिर जो है ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फियर में, वापस नहीं जा पाती स्पेस में। इस वजह से हमारे पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। मतलब एंटर तो कर सकती है बट बाहर नहीं जा सकती। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा, नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस। नहीं, द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, व्हाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड radiation from the ground and the plants inside the greenhouse cannot pass back throughout the glass। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया आंसर, ठीक, एकदम आसान। आराम से इसको आप पढ़ लेना, जो मैंने समझाया वही चीज है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज। वो देखो एम्फीबियंस होते हैं जो कि एक वार्म ब्लडेड है ना, सॉरी कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल चेंज को। टेम्परेचर चेंज हो जाए, है ना, कुछ भी दिक्कत आए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। सच एज फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स। सैलामेंडर्स क्या होते हैं एक बार देखते हैं। सैलामेंडर्स है ना, सैलामेंडर्स, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। सैलामेंडर्स, सैलामेंडर्स, ओके, अच्छा इसको बोलते हैं सैलामेंडर्स। देखा है आपने इसको पहले कभी। अ ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस टिपिकली कैटेगराइज्ड बाय लिजार्ड, है ना, अरे ये तो छिपकली टाइप का दिख रहा है ना, टाइप ऑफ छिपकली होता है, आप ध्यान में रखना। ओके, known to be highly sensitive to environmental change, they have permeable skin which makes them sustain, susceptible susceptible to pollutants and changes in water and air quality, ठीक है। Amphibians also have complex life cycle often relying on both aquatic and terrestrial habitat। आपको पता है amphibians क्या होते हैं, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, है कि नहीं। Therefore any disturbance or alteration to their habitat such as pollution, habitat destruction, climate change या फिर change in water availability can have significant impact on their survival and population dynamics। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट respective capability often talk differentiated responsibility and about in media with refers to, चारों में से कौन सा है, who COVID-19 ना, contribution to the international monetary fund बिल्कुल नहीं, reduction of ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन नहीं। अब देखो ये है कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो जब पेरिस, है ना,
पेरिस, चलो पेरिस वाला है ना कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR जिसको बोलते हैं इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ प्रिंसिपल दैट एक्नॉलेज अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ये बोला कि देखो बात यह है कि कुछ देश जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, सिंपली इंडस्ट्रियलाइजेशन समझो, तो उस समय उन्होंने खूब फायदे उठाए और खूब जम के कार्बन डाइऑक्साइड जो है इमिट किया। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, है ना, और ज़्यादा बड़े टारगेट लें। वहीं पे जो कंट्री गरीब है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया, है ना, बाकी ब्राज़ील, ये सारी की सारी कंट्री, इनके पास थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक, इसी को बोला गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। डेवलप कंट्री भी, ये मैंने बता ही दिया आपको, है ना, आराम से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इको रेडिकल। देखो इको का मतलब इकोलॉजिकल, है ना, रेडिकल्स, रेडिकल्स तो आपको मालूम ही है, तीनों में से कौन सा है? दे बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटी ऑन अर्थ आर मूविंग डेंजरसली क्लोजर टू द लिमिट्स ऑफ द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। बिल्कुल ऐसा तो सोचेंगे, है ना, जो रेडिकल्स है, राइट। अगला, दे कॉल फॉर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। बिल्कुल। दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, तीनों के तीनों सही है ना। इको रेडिकल्स के जैसा बात कर रहे हैं तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, देख सकते हैं आप। इको वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर होता है, CFCs होता है, मेथेन ये भी होता है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया आपको। वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में इतना सारा नाइट्रोजन है, अगर वो ग्रीन हाउस गैस होता तो सोचो आज हमारी पृथ्वी का, है ना, अर्थ का टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया होता, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CFCs भी होता है, वाटर भी होता है, ये हमें पता है, मेथेन भी होता है, राइट। तो आप देख सकते हो इनका सोर्स क्या है, कहाँ पे होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन इज वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड टू ईज इट्स ओवरऑल इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं चारों में से? तो देखो इस प्रोसेस को फ्लेयरिंग बोलते हैं, जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, आप ध्यान में रखना, उसके साथ बाकी भी टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, समझो ध्यान से। फ्लेयरिंग is a process of burning excess of unwanted methane gas at oil and gas production site और landfill. It convert methane to carbon dioxide, मतलब मेथेन को जला दो, CH4 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा? CO2। वही वाली बात बोल रहा। तो अब देखो CH4 जो है ना, उसकी पोटेंसी ज्यादा होती है क्या करने की? ग्रीन हाउस इफेक्ट करने की। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, दैट्स वाई CH4 इज मोर पोटेंट, है ना, ग्रीन हाउस गैस। तो अब वो मोर से लेस में कन्वर्ट हो गया तो अच्छी बात है ना। ओके, लेस पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन मेथेन, है ना, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फ्लेयरिंग रिड्यूसेस द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मेथेन इमिशन बट इट ऑल्सो वेस्ट एनर्जी एंड कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। बाकी भी इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। ब्लॉकिंग क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग मेथेन फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर बाय सीलिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ लीकेज सच एज पाइपलाइंस, वेल्स और कोल माइंस। सीलिंग क्या होता है फिर? It is a term used to describe the upper limit of greenhouse gas emission that a country or region agree। मतलब इतना सीलिंग लगा दिया आप पे कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। स्टूपिंग क्या होता है फिर? इट इज अ माइनिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग ओर फ्रॉम स्टीपली इंक्लाइन और वर्टिकली डिपॉजिट्स। आई होप ये चारों की चारों टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में थोड़ा सा लेंदी हो गया, आई नो, बट इतने ही क्वेश्चन थे। अब इस तरीके से क्लाइमेट चेंज पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया, है ना। चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही इस लेक्चर में। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। मतलब इस बात से मत घबराओ, है ना, इस बात से मत डरो कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इस बात से डरो कि आप अभी भी वहीं खड़े हो, है ना। तो आपको स्टैंडिंग स्टिल नहीं करना है, वहीं पे नहीं खड़े रहना है, थोड़ा ही एक ही कदम बढ़ाओ डेली, लेकिन आगे बढ़ते रहो, ग्रो स्लोली, है ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्रो करते रहो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, साथ में समझ में भी आया हो। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लड़ते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।